हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी जो क्लास है ये है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसका नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। सो हमारी 9th क्लास की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि एग्जाम्स आने से पहले सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कवर हो जाएं। कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोगों को बस बैठना है आराम से और चैप्टर सुनना है, देखना है कि चैप्टर में आखिर हुआ क्या था। चैप्टर की स्टोरी पता है, बिल्कुल अच्छे से लाइन बाय लाइन स्टोरी पता है, तो आंसर्स तो आप अपने आप लिख सकते हो ना। तो मज़े भी आएंगे स्टोरी पढ़ने में और साथ साथ कोर्स भी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा लेक्चर। टाइम टेबल लगा हुआ है आपके सामने, इस टाइम टेबल को नोट कर लो। वीकली टाइम टेबल है, कौन सी क्लास कब होती है, मैथ्स की, साइंस की और इंग्लिश की। ठीक है, सारी क्लासेस का टाइम टेबल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। आगे देखते हैं। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, स्टोरी का नाम क्या बताया मैंने? द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चा। जैसे कुंभ के मेले में घूम जाते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक बच्चा है, वो मेले में गया है और वो गुम गया। ठीक है, अब स्टोरी के अंदर होता क्या है, क्या मैसेज देना चाहती है स्टोरी? तो ये जो स्टोरी है ये किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है? दिस स्टोरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी बच्चे हैं पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, कि एक बच्चे की डिजायर क्या होती है कि उसे हर एक चीज चाहिए होती है। आप उसे कहीं भी ले जाओ, आप मार्केट में ले जाओ, आप किसी मेले में ले जाओ, कहीं भी उसको घुमाने ले जाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है। हर एक चीज मिल गई, उसको छोड़ के दूसरी चीज की तरफ हो जाता है बच्चा। पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं ना, सब एक जैसे होते हैं। आप भी ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही थे। सो दिस स्टोरी शोज द वर्किंग ऑफ चाइल्ड्स माइंड। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे चलता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा कहाँ जाता है? मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ में। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वहाँ पे उसे स्वीट्स, मिठाइयाँ मिलेंगी और टॉयज मिलेंगे जो भी वहाँ पे लगे हुए होते हैं। बट लेकिन his parents don't buy them for him. लेकिन उसके मम्मी पापा ना उसे खरीद के नहीं देते। आपको मम्मी पापा लेके गए होंगे बचपन में कहीं पे भी, हर एक टॉय पे हाथ रख देते हो, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाला आयरन मैन चाहिए, ये वाला सुपरमैन चाहिए, सब चीजें चाहिए। मम्मी पापा सारी तो नहीं दिला के लाते ना, आपको मना कर देते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिला के लाते। Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन जब कोई और इस स्टोरी के अंदर, जब वही चीजें कोई और उस बच्चे को दिला रहा होता है तो वो मना कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं, स्टोरी से हमें पता चलेगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मौसम था और ये जो फेस्टिवल था, ये जो त्योहार था, ये स्प्रिंग का था कि विंटर्स जो थे वो खत्म हो गए थे, ठंडी बहुत चली गई थी, लोग बाहर नहीं निकलते हैं ठंड में ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो सब लोग अब अपने घर से बाहर निकले थे। स्प्रिंग का बहुत बढ़िया मौसम था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अब वो कह रहा है wintry shades of narrow lanes and alleys. Alleys क्या होती हैं? पतली पतली गलियां होती हैं जो, ठीक है, उनके साइड में घर वगैरह होते हैं तो उनसे वो छाया बनी रहती है वहां पे, और पतली पतली गलियों को हम alleys बोलते हैं। तो wintry shade of narrow lanes and alleys, in the winter season the narrow lanes were full of shade. कि विंटर सीजन के अंदर, सर्दियों के टाइम में ये जो गलियां होती हैं ये बिल्कुल खाली रहती हैं और कोई भी इन गलियों में नहीं होता क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है। Emerged a gaily clad humanity. Emerged मतलब निकल के आई, बाहर आई। Came out gaily. Gaily मतलब बहुत खुश। Clad humanity, clad मतलब होता है कपड़े पहने हुए। ठीक है, तो गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, मतलब कई सारे लोग आपको कपड़े पहने हुए उन गलियों के अंदर दिखेंगे जो सर्दियों के टाइम में नहीं दिख रहे थे। इतना मतलब है इस लाइन का, समझ में आ गया? सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल के जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ लोग, ये बैम्बू देख रहे हो आप, कुछ लोग इस तरीके से, दो टोकरियां बनी हुई होती हैं और एक बैम्बू स्टिक होती है, तो इसमें बैठ के जाते हैं। तो कुछ लोगों को इन बैम्बू के थ्रू लेके जाया जा रहा था और कुछ लोग बुलक कार्ट्स में, बैलगाड़ियों में आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो एक छोटा सा बच्चा था और वो क्या है, वो बहुत ज्यादा खुश है और हाइट बहुत छोटी सी है उस बच्चे की, तो अपने पापा की जो पैर होते हैं ना उनके बीच में से ऐसे घूम रहा है, इधर उधर उनके चारों तरफ घूम रहा है और बहुत ज्यादा खुश है। ब्रिमिंग मतलब क्या होता है?
जब आप ग्लास में पानी भरते हो तो बिल्कुल जब ऊपर तक पानी भर देते हो ना, बिल्कुल एज तक पानी भर देते हो कि उसमें एक बूंद पानी और डाला और वो बाहर गिर जाएगा, ठीक है, तो मतलब भरा हुआ कोई चीज होती है जब, तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइफ थी उसके अंदर, बहुत ज्यादा लाफ्टर, बहुत ज्यादा खुश था, बहुत मजे आ रहे थे उसको कि वो कहीं जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो यहाँ पे जा रहा है वो, कहाँ पे, मेले के अंदर, एक फेयर में जा रहा है वो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहां उसे देखने के लिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, fascinated by the toys in the shops that lined that way। अब वो क्या होता है बच्चा, उसकी जो मम्मा होती है वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है, ठीक है, तो उसकी जो मम्मा होती है वो क्या कहती है कि बच्चे चलो आगे आओ, आगे चलकर आओ, क्योंकि वो पीछे रह गया है, वो उन चीजों को देखने में रह गया है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वहां पे जितनी भी टॉयज की शॉप है, जितनी भी दुकानें हैं जो लाइन से वहां पर लगी हुई हैं उनमें। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call। तो वो बहुत ज्यादा जल्दी करता है, ठीक है, अपने मम्मी पापा की बात मानता है। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बच्चा बन रहा है वो, और अपने मम्मी पापा की बात मानता है, और उन्होंने जो आवाज दी होती है उसके पीछे पीछे वो चल के जा रहा होता है। His eyes still lingering on the receding toys। और उसकी आंखें कहाँ होती हैं, अभी भी उन खिलौनों की तरफ ही होती हैं जो उससे पीछे रह गए होते हैं, ठीक है। रिसीडिंग मतलब लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड अहेड, चलता तो आगे जा रहा था, मुंह उसका और उसकी आंखें क्या थी, पीछे की तरफ, उन टॉयज की तरफ ही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अब as he came to know where they had stopped to wait for him, जैसे ही उसे पता चला कि वो लोग जहां पर रुके, उसके मम्मी पापा जहां पर रुके उस बच्चे का वेट करने के लिए, वो अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को सप्रेस मतलब रोक नहीं पाया, दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू, क्योंकि मतलब उसे पहले से पता था कि वो जो भी चीज मांगेगा मम्मी पापा करने वाले तो मना ही है, दिलवाने वाले नहीं है, लेकिन वो अपनी डिजायर्स को रोक ही नहीं पा रहा था कि मैं मांगे बिना कैसे रह जाऊं, क्या पता ऐसा तुक्का लग जाए कि मम्मी पापा दिलाई दे, राइट। कोल्ड स्टेयर क्या होता है, कोल्ड मतलब होता है इमोशनलेस, जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं, और स्टेयर मतलब देखना, ठीक है। तो जब मम्मी पापा उसको देखते हैं कि इमोशनलेस, उससे कि उन्हें कोई दया भाव नहीं आ रही है, मांग रहा है मांगता रहेगा, हम नहीं दिला रहे तेरे को कुछ भी, ठीक है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए, और वो प्लीड कर रहा है। प्लीड करना मतलब जिस तरीके से देखा ये बच्चा पैरों में पड़ा हुआ है, अपने बच्चे के किसी चीज की वो कर रहा है, प्लीड कर रहा है मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way। उसके पापा ने वही, उस पापा लोगों का वो होता है ना कि एक अलग ही इमेज बनी हुई होती है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, आंखें लाल होती हैं, तो उस तरीके से ही उस बच्चे के जो पापा थे वो उसको लाल लाल आंखों से और उन गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब उसके जो पापा थे वो उसको ऐसे देखते हैं घूर के, लेकिन उसकी मम्मी होती है ना वो थोड़ी सी प्यारी सी होती है और उनकी ममता जाग जाती है एकदम से, और वो देखती है कि कितना फ्री स्पिरिट है, कितना खुश है बच्चा आज, तो वो मेल्ट हो जाती है और उसको कंसोल करने के लिए, उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए वो क्या कहती है, देखो 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 आगे क्या है, आगे कितनी सुंदर सी एक मस्टर्ड फील्ड है, मतलब सरसों के खेत हैं इस तरीके के। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है सरसों के खेतों की, इस तरीके से देखिए, देखो सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melted gold as it swept across miles and miles of even land। वो देख रहा था कि वो जो सरसों के खेत होते हैं वो दूर दूर तक फैले हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि जो पिघला हुआ सोना होता है, येलो कलर का होता है ना, तो इस तरीके से वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हो, इतना सुंदर वो लग रहा था। और इवन लैंड मतलब बिल्कुल समतल, उबड़ खाबड़ नहीं था, इवन था एकदम। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब क्या है, एक ग्रुप आता है ड्रैगन फ्लाइज का, यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको ड्रैगन फ्लाइज की, ये ड्रैगन फ्लाई होते हैं, तो इनका एक ग्रुप आता है, बस्लिंग मतलब हलचल होना, तो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप आता है, तो उसकी वजह से हलचल होती है। गॉडी, गॉडी क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हैं वो, ठीक है। एक साथ जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, पर्पल कलर के विंग्स हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, किस चीज़ में दखल दे रहे हैं, किस चीज़ में उलझन डाल रहे हैं, एक अकेली ब्लैक बी है, ठीक है, उसका रास्ता काटते हुए जा रहे हैं, बटरफ्लाइज को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो, उन मस्टर्ड प्लांट से उनकी स्वीटनेस को लेने के लिए,
ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये वही तो लेते हैं, इनका नेक्टर ले लेते हैं और इससे इनका पेट भरता है और जो भी इनका खाना वगैरह होता है, तो वो वही चीज करने के लिए जाते हैं. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. तो चाइल्ड क्या करता है, वो उनको ऐसे ऐसे देख रहा होता है, मतलब गेज मतलब देखना, ठीक है, तो वो उनको फॉलो कर रहा है अपनी आंखों से, उनके पीछे पीछे जाके नहीं, अपनी आंखों से उनको देख के ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. जब एक जो फ्लाई होती है वो रेस्ट करती है अपने विंग्स को और एक जगह रुक जाती है. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने की ट्राई करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स. पर जैसे ही आप किसी भी तितली वगैरह को पकड़ने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, वो ऐसे फड़फड़ा के उड़ जाती है, पकड़ में नहीं आती. तो यहाँ पे भी यही होता है. फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना और फ्लैपिंग मतलब अपने पंख फड़फड़ाना. ठीक है, तो इस तरीके से वो हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है, उसके हाथ नहीं आती, वो ऑलमोस्ट उन्हें कैच करने ही वाला होता है लेकिन नहीं पकड़ा जाता. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. फिर उसकी मम्मा उसे एक चेतावनी वाली आवाज देती है कि अब अगर नहीं आए ना, कम चाइल्ड कम ऑन टू दी फुटपाथ. तो वो उसे धमका के बोलती हैं कि ना चुपचाप से फुटपाथ पे आके चलो, ये सब हरकतें मत करो यहाँ पे. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कितना लंबा सेंटेंस है ये, देखो इसमें क्या बोल रहा है ये. He ran towards his parents. वो अपने मम्मी पापा की तरफ भागता है. Towards मतलब उनकी तरफ भागता है. Gaily, gaily मतलब खुशी से. एंड वॉक्ड अब्रेस्ट. अब्रेस्ट मतलब साथ साथ, बराबर में चलना. तो वो बराबर में चलता है थोड़ी देर के लिए. फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो वापस से पीछे रह जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स. अब की बार वो किस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े थे जो कि फुटपाथ पर निकलकर बाहर आ गए थे. टीमिंग आउट मतलब बाहर आ गए थे, जहां उनके जो घर होते हैं, छोटे छोटे बिल होते हैं जिनमें वो रहते हैं, तो वो अपने घरों से बाहर आ गए थे क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था, ठंड जा चुकी थी, तो वो अब फुटपाथ पे आ गए थे अपने घर से बाहर निकलकर सनशाइन को एंजॉय करने, मतलब सन बात लेने आए थे वो एक तरीके से. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. अब वो वापस से अपने बच्चे को बुलाते कि अरे बेटा आ जाओ, कहाँ पीछे रह गए हो, वापस से आ जाओ. वो लोग कहाँ रेस्ट कर रहे थे, ग्रोव. ग्रोव क्या होता है, पेड़ों का झुंड. तो वो पेड़ों के झुंड के नीचे वहां पर बैठकर, छोटा सा जंगल एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर 15-20 पेड़ एक साथ होते हैं, तो वहां पर उनकी छाया में बैठ के वो रेस्ट कर रहे थे और फिर वहां से आवाज लगाते कि जल्दी आओ. ठीक है. ऑन द एज ऑफ द वेल. एज ऑफ द वेल मतलब मान लो ये एक वेल है, ये क्या है, एक वेल है, तो वो उसके किनारे पर, यहाँ पर इस किनारे पर बैठकर उसका वेट कर रहे थे. तो वो भागा भागा अपने मम्मी पापा के पास जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है, उन पेड़ों के पास एंटर करता है, तो उसके ऊपर बरसात होती है फूलों की. ठीक है, इस तरीके से मान लो ये फूल जो है इन पेड़ों से नीचे गिरे हुए हैं और यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है और उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. फिर से वो अपने मम्मी पापा के बारे में भूल जाता है और वो जो बारिश हो रही है उन पेटल्स की, उनमें खो जाता है और उनको इकट्ठा करने लग जाता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब जैसे ही वो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा होता है, इतने में ही उसे डव जो बर्ड होता है, ये बर्ड का नाम क्या है, डव. ये जो बर्ड होता है ये क्या करने लग जाता है, इसकी आवाज आने लग जाती है, तो वो चिल्लाने लग जाता है द डव करके, और अपने हाथ में जो भी पेटल्स होते हैं उनके बारे में भूल जाता है. देखो मैंने स्टार्टिंग में ही स्टोरी के बताया था कि कुछ चीजें बच्चों को चाहिए होती हैं, लेकिन एक बार जब वो मिल जाती है तो उसके बाद वो दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये यूनिवर्सैलिटी है, वर्ल्ड वाइड यही सीन चलता है बच्चों का. तो यहाँ पे देखो जैसे ही उसका ध्यान उन डव के पास गया तो उसने जो फूल इकट्ठे किए थे वो छोड़ दिए, अब उसे वो नहीं चाहिए थे. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो वापस से अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ, नहीं मान रहा है वो. ठीक है, वो कहाँ चला गया था, who had now gone running, भागता भागता कहाँ चला गया था, in wild capers, मतलब
केपर्स होता है, बहुत हम लोग उछलते, बच्चे देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है, उछलते कूदते ही वो लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, जैसे भी चलेंगे भागते भागते चलेंगे। तो वो इसी तरीके से ये जो बैनियन ट्री है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी लताएं होती है, इसके चारों तरफ गोल 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 घूमने लग जाता है। फिर उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको लेके चलते हैं कि भाई तुम आ जाओ, और फिर उसको पकड़ कर, वाइंडिंग फुटपाथ क्या होता है, इस तरीके की जो होती है ना पगडंडी जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, जैसे ये मस्टर्ड जो खेत है, पूरा फील्ड है, इसके बीच में से ये रास्ता जा रहा है, तो वो इस रास्ते से होकर जाते हैं कहाँ पर, फेयर में, मेले में चले जाते हैं वो। आगे देखते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही as they neared the village, जैसे ही वो village के पास आते हैं, The child could see, बच्चा क्या देख सकता है, many other footpaths, और भी footpaths उसे ऐसे दिखाई दे रहे थे, full of throngs. Throngs मतलब क्या होता है, भीड़, क्राउड, तो वो भी भरे हुए थे, बहुत सारे लोग उन फुटपाथ्स पे थे। कन्वर्जिंग टू दी वर्लपूल, वो लोग कहाँ मिल रहे थे, कहाँ इकट्ठे हो रहे थे जाकर, वर्लपूल, वर्लपूल होता है सेंटर, तो वो लोग कहाँ हो रहे थे, जो मेला था उसके सेंटर में जाके वो सभी लोग वहां पर मिल रहे थे। चारों तरफ से उससे अलग अलग फुटपाथ दिख रहे थे और वहां से लोग आ रहे हैं, और वो लोग कहाँ जाके मिल रहे थे, सब लोग मेले के सेंटर में मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, तो एकदम से उसे ऐसे ना रिपेल्ड फील होता है, धक्का सा लगता है, पीछे की तरफ हो जाता है वो। एंड फैसिनेटेड, वापस से अट्रैक्ट होता है, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन चलता है कि वो किस तरीके की एक दुनिया में एंटर होने वाला है। वो दुनिया कैसी थी, उस मेले वाली दुनिया में, जहां उसे सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो उसे अट्रैक्ट करेंगी और उसे चाहिए होंगी। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब एक sweetmeat seller मतलब मिठाई बेचने वाला, अब यहाँ पे एक मिठाई बेचने वाला अपनी मिठाई बेचना शुरू करता है। hawked मतलब बेचना शुरू करना, ठीक है, तो वो अपनी क्या करता है, मिठाई बेचना शुरू करता है, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इस तरीके से जैसे वो आवाज लगाते हैं वैसे आवाज लगा रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही मतलब मेला शुरू होता है तो उसके एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही वो लोग बैठा हुआ है, और पूरी जो क्राउड है उसके काउंटर के चारों तरफ खड़ी हुई है, ठीक है, और उसने क्या बना रखा है, अलग अलग रंग की मिठाइयाँ हैं, जैसे गुलाब जामुन थोड़े से ब्राउनिश कलर के होते हैं, रसगुल्ले वाइट कलर के होते हैं, तो अलग अलग कलर की स्वीट्स की ऐसे हीप्स बना रखे हैं। आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से अलग अलग कलर्स की उसने मिठाइयाँ रख रखी हैं, कुछ सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड मतलब आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर एक कवरिंग होती है, सिल्वर कलर की होती है ना, तो वो कवरिंग उनके ऊपर है, तो वो वैसे डेकोरेटेड है, सजाई हुई है वैसे। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो वो जो बच्चा है वो देख रहा होता है खुली हुई आंखों से उन बर्फियों को, लगातार देख रहा है टकटकी लगा के, और मुंह में आ गया है पानी उसके, क्योंकि बर्फी जो है वो उसकी फेवरेट मिठाई है। I want that burfi, he slowly murmured. वो मतलब धीरे से बोलते हैं, मुझे ये बर्फी चाहिए, जैसे अपन फुसफुसा के बोलते हैं ना, उसे पता है तेज बोलूंगा तो मम्मी पापा नहीं दिलाने वाले, ठीक है, क्यों नहीं दिलाने वाले उसका रीजन भी हमें पता चलेगा अभी, तो वो धीरे से फुसफुसा कर बोलता है, बड़बड़ा के बोलता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत पता था, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, मतलब जैसे उसने बेग किया, जैसे उसने प्रे किया कि भाई प्लीज, ऐसे ना भीख सी मांगने लगा कि मेरे को ये बर्फी चाहिए, इस तरीके से बोलने लगा, तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि उसकी ये जो मांग है ये पूरी नहीं होगी, वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड मतलब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है ये, ठीक है, इसलिए वो धीरे से बोल रहा था, तेज बोल भी नहीं रहा था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर की अपेक्षा करे कि उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा कि हाँ चलो दिला देते हैं तुमको या नहीं दिलाते, क्या किया, वो आगे बढ़ जाता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. अब इतने में, अब मेले में गया है, 100 तरीके की चीजें उसे दिखने वाली हैं, तो इतने में एक फूल बेचने वाला जो है वो फूल बेचना शुरू करता है कि गुलमोहर की माला, गार्लैंड मतलब होता है माला, हार, तो कहते हैं गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से खिंचा हुआ चला जाता है वो जो फूल बेच रहा होता है उसकी तरफ,
irresistibly drawn मतलब पूरी तरह से खिंचा हुआ, चला जाता है उसकी तरफ. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. फिर वो जाता है उन फूलों की तरफ जाता है, भागा भागा जाता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स का ऐसे टीबा सा बना हुआ था और बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ रखे हुए थे. ठीक है. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब वो बच्चे क्या, उसके मम्मी पापा, उसे पता था कि उसके मम्मी पापा जो हैं उसे वो फ्लावर्स नहीं दिलाने वाले हैं और वो क्या बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चीप है, अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तुम्हें नहीं लेने चाहिए, क्यों लेने हैं, मना कर देंगे मतलब. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. फिर से वो किसी बिना जवाब के, बस वो ऐसे ही ना हर दुकान पे जाता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मम्मी पापा की तरफ से कोई जवाब आएगा, क्योंकि उसे पता था कुछ नहीं मिलने वाला है अपने को यहाँ पे. अ मैन स्टूड holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी है, वो खड़ा हुआ था एक पोल के पास में, ठीक है, और उस पे क्या लगे हुए थे, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू कलर के बलून्स वहां पर लगे हुए थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो बच्चा है वो बेचारा वापस से carried away मतलब चला जाता है उनकी तरफ, अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो रेनबो कलर्ड दिख रहा था, अलग अलग कलर के बलून्स उनको दिखाई दे रहे थे, तो वो रेनबो कलर हो गया, सारे तरीके के बलून्स वहां पे दिख रहे थे और उन कलर्स से वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है. और एक ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन. क्या इमोशन था? इच्छा, जो डिजायर उसको हो रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी कि ये जो सारे के सारे बलून्स हैं ये मुझे मिल जाएं, एक भी नहीं, सारे बलून्स उसके हो जाएं. पोजेस मतलब प्राप्त कर लेना, कोई भी चीज ले लेना, उसकी खुद की हो जाना. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. तो पर उसे पता था उसके जो मम्मी पापा है would never buy him, कभी भी नहीं लेके देंगे the balloons, वो सारे गुब्बारे, because they would say he was too old to play with such toys. क्योंकि वो क्या कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए, अब तुम इतने छोटे थोड़ी ना रहे हो कि तुम गुब्बारों से खेलोगे अब यहाँ पे बैठ के. So he walked on farther. तो फिर वो आगे चलता हुआ चला जाता है. बेचारा बच्चा देख रहा है, इच्छा कर रही है, कुछ नहीं मिल रहा उसको, और उसको पता भी है कुछ नहीं मिलने वाला. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible water. अब कहाँ जाता है? अब जाता है वो स्नेक चार्मर के पास. स्नेक चार्मर कौन होता है? ये आपने देखे होंगे जो स्नेक्स को मतलब कि बीन बजाते हैं, ठीक है, और स्नेक एक टोकरी सी होती है, उसके अंदर स्नेक होता है, वो बीन बजाते हैं, फिर वो स्नेक ऐसे लहराता हुआ बाहर निकलता है, उन्हें हम स्नेक चार्मर बोलते हैं. तो स्नेक चार्मर क्या कर रहा था? वहां पर फ्लूट बजा रहा था, अपनी बीन बजा रहा था एक स्नेक के सामने, विच कॉइल्ड. कॉइल्ड मतलब इस तरीके की शेप जो होती है ना, ऐसे घूम के बैठा रहता है सांप, आपने देखा होगा, तो वो ऐसे कॉइल होके उस बास्केट के अंदर बैठा था. जैसे ही वो बीन बजा रहा था तो उसने क्या किया, अपना हेड, अपना जो सर है वो ऐसे निकालते हुए, ठीक है, रेज्ड, उठाया, इन अ ग्रेसफुल बेंड. ग्रेसफुल मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, इधर मतलब मस्त तरीके से ऐसे ऐसे करके उसने अपना नेक ऊपर उठाया, जैसे एक स्वान. स्वान भी एक तरीके का बर्ड होता है जो उसकी नेक ना बहुत ज्यादा लंबी होती है और ऐसे लहराती हुई होती है. तो वो कहता है कि जब वो म्यूजिक बजा रहा था तो ऐसा लग रहा था जो स्नेक है स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स. अब स्नेक के कान तो होते नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था वो जो उसके इनविजिबल कान है, जो दिखाई नहीं देते, वो वाले जो कान है, उनके अंदर वो म्यूजिक जा रहा है. और जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग मतलब लहर, ठीक है, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और एक ऐसा वाटरफॉल, जैसे वाटरफॉल की आवाज आती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो स्नेक है जिसके कान नहीं है, वो जो म्यूजिक है वो उसके कानों में लहराते हुए जा रहा है और वो उसी तरीके से उस बास्केट से बाहर निकल रहा है. और वो म्यूजिक कैसा साउंड कर रहा है? जैसा वाटरफॉल का म्यूजिक आता है ना, जब झरने की जो आवाज होती है, उस तरीके का. The child went towards the snake charmer. अब बच्चा जो है snake charmer के पास चला जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. पर वो बच्चा जानता था, forbidden मतलब अलाउ नहीं करेंगे, not allowed. उसके मम्मी पापा उसे अलाउ नहीं करेंगे कि इस तरीके का ये जो म्यूजिक होता है ये अच्छा नहीं माना जाता, अनप्लेजेंट म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ये सुनने में, बुरा होता है मतलब एक तरीके से. तो वो उसके पापा, उसे पता था कि उसके मम्मी पापा बोलेंगे ऐसा म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं सुनना है तुम्हें, ठीक है, तो उसे पता है कि वो वहां पे भी उसको नहीं जाने देंगे, तो वो बेचारा आगे बढ़ जाता है. There were a roundabout in full swing. Roundabout मतलब इस तरीके का एक झूला होता है, गोल 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 चलता है जो, ठीक है. Men and women and children
carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब उसमें जो लोग बैठे हुए थे, जो आदमी, जो औरत, जो बच्चे बैठे हुए थे, carried away in a whirling motion, वो किस तरीके से घूम रहे थे? whirling मतलब इस तरीके के एक मोशन में, मतलब गोल 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 उन्हें घुमाया जा रहा था. shrieked मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ लोग हंस भी रहे हैं, अजीब सी हंसी. तो इस तरीके का इमोशन वो सभी लोग दिखा रहे थे. झूले में आप लोग बैठते हो, कैसी आवाजें आती है? चीखने चिल्लाने की आती है. कोई कहता है रोक दो इसको, कोई चिल्ला रहा होता है बेफालतू में डर की वजह से. तो वो यहाँ पे हो रहा था. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब बच्चा ना उन्हें बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ना घूर के कई देर से देख रहा था, केयरफुली देख रहा था, और फिर वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है. मतलब अब की बार वो धीरे से नहीं बोलता, अब की बार वो तेज बोलता है. और क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, कि मुझे इस वाले झूले पर झूलना है, प्लीज मम्मी पापा मुझे इस वाले झूले पर झूलना है. पहले वो धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन अब की बार वो बहुत जोर से बोलता है, चिल्ला के एकदम से. There was no reply, लेकिन बच्चे को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता. He turned to look at his parents. अब वो घूमता है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए. They were not there ahead of him. अब वो ना तो वो वहां पे थे, ना वो आगे थे, ना पीछे थे. उसे कहीं भी अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे थे. He turned to look on either sides. फिर वो मुड़ा दोनों तरफ देखने के लिए, ठीक है, वहां पर भी उसे नहीं दिखाई दिए. They were not there. वो लोग वहां पर नहीं थे, वो लोग वहां पर थे ही नहीं. अब बच्चे को लगता है डर, क्योंकि अभी तक वो सारी चीजें घूम घूम के देख रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था, ठीक है. तो उसे पता था कि मम्मी पापा जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मम्मी पापा आगे पीछे हैं ही नहीं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे. जब उसने जोर से चिल्ला के बोला कि मुझे इस वाले झूले पे झूलना है, तब उसने देखा कि अब की बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया. तो वो आगे पीछे घूम के देखता है, इधर उधर अपनी मुंडी हिला के देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखाई देता, मतलब मम्मी पापा नहीं है. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे की तरफ देखता है, बिहाइंड मतलब पीछे. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उनका कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." अब वो बेचारा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, मतलब रोने लग जाता है. जैसे बच्चे की शक्ल दिख रही है यहाँ पे, इसी तरीके से वो बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर से चीखता है, और एकदम से विद अ सडन जर्क मतलब बहुत तेजी से वो भागता है. फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा होता है वहां से वो भागता है, और उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो बहुत ज्यादा डर की वजह से रो रहा होता है, और मम्मी पापा चिल्ला रहा होता है. ठीक है, एकदम से जब आप गुम जाते हो तो आप इधर उधर देखते हो कहाँ गए, और फिर जहां खड़े होते हो वहां से भागते हो उन्हें ढूंढने के लिए. तो यही बच्चे के साथ हो रहा था, लेकिन साथ साथ वो रो रहा था, उसे डर लग रहा था और चीख चिल्ला रहा था. वो Tears rolled down from his eyes. आंखों से उसके आंसू जो है वो गिर रहे थे, नीचे गिर रहे थे. Hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. Convulsed mean कांपना, डर के मारे बहुत भयंकर तरीके से. फियर्स मतलब होता है भयंकर. तो उसके जो आंसू है वो उसकी आंखों से गिर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा भयंकर, उसको डर लग रहा था. उसके फेस पे आप देखोगे एक तरीके से वो कांप रहा था बच्चा डर की वजह से, और आंसू उसके गिर रहे थे. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father. Panic stricken मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था, पैनिक हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था. अकेला था, इतने बड़े मेले में बहुत सारे लोग थे, तो आप पैनिक करोगे, ऑब्वियस सी बात है. तो उसे एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है, और वो इधर उधर भागने लग जाता है. hither and thither मतलब here and there, यहाँ और वहाँ वो भागने लग जाता है. अब उसे नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में उसको जाना है, वो किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है. ही वेल्ड, बहुत ऊंची आवाज में वो बच्चा रोता है, लाइक हद से ज्यादा चीख चीख के रोने लगा है वो बच्चा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. उसकी जो पीली कलर की पगड़ी उसने बांधी हुई थी वो बेचारे की खुल गई, ठीक है, और उसके जो कपड़े हैं वो मडी मतलब कीचड़ में भर गए. वो इधर उधर भाग रहा है, गिर रहा है, बार बार उठ रहा है, इधर उधर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, और उसने जो पगड़ी बांधी होती है वो भी खुल जाती है. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated and his cries suppressed into sobs. अब वो बार बार इधर टू एंड फ्रो मोशन में इधर उधर भाग रहा होता है. रेज मतलब बहुत ज्यादा आक्रोश में, बहुत रोष में, बहुत गुस्से में, ठीक है, बहुत देर तक वो भागता है इधर उधर. ही स्टूड डिफीटेड, अब वो एक जगह खड़ा हो जाता है बिल्कुल हताश होके. हिज क्राइज सप्रेस्ड इन सॉब्स, अब वो जो चीख चीख के चिल्ला रहा होता है ना, वो जो उसके रोने की आवाजें होती है वो अब सुबकियों में बदल जाती हैं. सॉब्स मतलब सुबकियां.
थक गया बेचारा, क्या करे, कब तक रोए. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब थोड़े से डिस्टेंस पे वो देख सकता था कि इंसान जो है, आदमी औरत जो हैं, वो सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं. फिल्मी आइज मतलब यहाँ पे देखो सीन क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो सब लोग उसे अनजान लग रहे थे, उसे कोई मतलब नहीं था उन लोगों से, वो सब लोग अनजान लग रहे थे. वो उन्हें देख रहा था कि एक फिल्म सी शायद उसके चारों तरफ चल रही है. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो अब वो क्या करता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुली देख रहा है, बहुत इंटेंटली. जब भी अपन को किसी को ढूंढना होता है कि अपन में बहुत ज्यादा केयरफुली किसी को देखते हैं कि हाँ यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, हो सकता है, तो वो इसी तरीके से अपने मम्मी पापा को देख रहा है अमंग दी पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन ना ही तो उसको उसके पापा दिख रहे हैं, ना उसकी मम्मी दिख रही है उन लोगों के बीच में. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो सब लोग उन्हें नकली लग रहे थे, वो कहते ये लोग ऐसे ही हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था और अब वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही उन लोगों में ढूंढ रहा था. He ran quickly again. वो वापस से बहुत तेज भागता है. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब की बार वो किस तरफ भागता है? Shrine मतलब होता है टेम्पल, मंदिर की तरफ वो भागता है अब की बार. ठीक है, अब की बार भागता है वो मंदिर की तरफ जहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई होती है. Every little inch of space here was congested with men. मतलब हर एक इंच पे, मतलब इतने ज्यादा लोग होते हैं कि एक इंच की जगह भी बीच में नहीं होती है. मंदिरों में आपने देखा होगा लाइनों में लोग लगे हुए होते हैं, इतनी सी भी जगह नहीं होती है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का होता है. तो वो कह रहा है कि इतने ज्यादा लोग ठुसे हुए थे, फुल एकदम थे, कंजस्टेड मतलब बिल्कुल फुल थे, एकदम भरे हुए थे. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन उन छोटा सा बच्चा है, इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं, भीड़ लगी हुई है, उनके पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है. His little sob lingering mother father, और सुबकियां लेते हुए अपने मम्मी पापा का नाम ले रहा है. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. और जैसे ही उस मंदिर की एंट्रेंस आती है, मतलब उस मंदिर का गेट आता है, जो क्राउड होती है वो और ज्यादा भारी हो जाती है. थिक मतलब मोटी, मोटी मतलब यहाँ पे और ज्यादा भीड़ हो जाती है. Men jostled each other. Jostled मतलब क्या होता है, धक्का दे रहे थे. आदमी जो थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. हेवी मैन, बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी थे वहां पे, धक्का दे रहे हैं. विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. उनकी आंखें कैसी थी, जैसे एक खूनी की आंखें होती है ना, उस तरीके की आंखें उनकी थी. वो छोटा बच्चा था, उन्हें इतने बड़े बड़े आदमियों से जो अनजान थे उनसे डर लग रहा था. इस तरीके का डिस्क्रिप्शन इसीलिए दिया गया है कि उस छोटे से बच्चे के सामने वो लोग बहुत ज्यादा बड़े लग रहे थे, डरावने उसको फील हो रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. अब जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है. वहां पे क्या स्ट्रगल कर रहा है, टू थ्रस्ट अवे, कि एक मतलब कि रास्ता मिल जाए, धक्का देके, थ्रस्ट मतलब धक्का देना, तो धक्का वक्का देके एक रास्ता ताकि उसको मिल जाए उनके पैरों के बीच में से. बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. लेकिन क्या हो रहा था कि वो जो भीड़ थी, उनकी जो मूवमेंट हो रही थी, वो जो धक्का मुक्की चल रही थी, उसमें बच्चा कभी आगे हो जा रहा था, कभी पीछे आ जा रहा था, कभी आगे, मतलब भीड़ में बुरी तरीके से फंस चुका था. मतलब इवन वो कुचला भी जा सकता था उस भीड़ के बीच में. He might have been trampled underfoot. Trampled मतलब कुचला, क्रश हो सकता था वो उनके पैरों के नीचे. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice. क्या वो नहीं चिल्लाया होगा, highest pitch, shrieked मतलब चिल्लाया होगा. अब जितना ज्यादा तेज चिल्ला सकता है, क्या वो उतना ज्यादा तेज नहीं चिल्लाया होगा. उसने चिल्लाया, मम्मी पापा को आवाज दी. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. तो एक आदमी होता है, एक बेचारा भला आदमी होता है, वो उस भयंकर सर्जिंग क्राउड मतलब उस भयंकर पावरफुल क्राउड में से उस बच्चे की आवाज सुनता है. एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग मतलब झुकना, वो नीचे झुकता है, उसे बहुत दिक्कत होती है झुकने में, और उस बच्चे को गोदी में ऐसे ऊपर अपने हाथों में उठा लेता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ लेके जाता है इस बच्चे को. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू. वो बोलता है अरे तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क. स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क मतलब कि वो भीड़ से उसको बाहर लेके आता है. वो जो मास होता है, वो जो भीड़ भड़क्का होता है, उससे उसको बाहर निकाल के लाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ तक कैसे पहुंचे. The child wept more. बच्चा और बुरे तरीके से रोने लग गया. ये तो नहीं है उसको बताए कि कहाँ से आया, क्या सीन है,
और गंदे तरीके से रोने लग गया. Bitterly than ever now and only cried. पहले जितना रो रहा था उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लग जाता है. I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब उस इंसान ने क्या किया? soothe him मतलब उसे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की. उसे वो जो स्विंग पे वो झूलना चाहता था, जहां पे उसने बोल्ड रिक्वेस्ट लगाई थी कि मुझे अब की बार ढूंढना है, मतलब मुझे अब की बार इस झूले पे झूलना है. फिर उसने देखा कि मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, तो वो उसको शांत करने के लिए उस झूले तक लेके जाता है कि क्या पता झूला देख के बच्चा शांत हो जाए, फिर मुझे बता दे. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम इस घोड़े पर मतलब सवारी करना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. वो बहुत ही प्यार से उसको पहुंचता है. अप्रोच मतलब उसके पास जाता है. जैसे ही वो उस झूले के पास जा रहा होता है, उसके पास जाते जाते पूछता है कि क्या तुम इस झूले पे झूलना चाहोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस बच्चे का जो गला था वो चिल्ला चिल्ला के फट चुका था, ठीक है, बहुत जोर से चिल्ला रहा था, हजारों बार चिल्ला चुका था और हजारों सुबकियां उसे आ रही थी और वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे और कुछ भी चीज नहीं चाहिए. और जब मम्मी पापा साथ थे तब उसे वो सारी चीजें चाहिए थी जो वहां पर थी. ठीक है, क्या क्या चीज थी? जैसे राउंड अबाउट हो गया, ये सारे बलून्स वाला हो गया, ये स्नेक चार्मर हो गया, इन्हीं सभी चीजों की डिमांड कर रहा था वो. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो जो आदमी है वो उसको लेके गया कहाँ पर? स्नेक चार्मर के पास लेके गया, जहां पर वो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट बजा रहा था, बीन बजा रहा था और कोबरा ऐसे लहरा रहा था उसकी बीन पे. वहां उसे लेके गया. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. वो कहते हैं कि अरे कितना अच्छा गाना बजा रहा है ना, देखो सुनो इसकी म्यूजिक सुनो. ही प्लीडेड, वो उसको प्लीड करता है, मतलब वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि देखो देखो सुनो, उसे शांत करने के लिए. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन बच्चा क्या करता है? कान पे हाथ रख लेता है, बोलता है मुझे सुननी ही नहीं है, तुम मुझे यहाँ के क्यों लेके आए हो. वो कान पे हाथ रख लेता है और सिर्फ जोर जोर से डबल स्ट्रेन मतलब दुगनी तेजी से या दुगने दम से, दुगने ताकत से वो और ज्यादा तेज बोलता है, गला फाड़ते हुए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब वो आदमी कहाँ लेके जाता है उसे? बलून्स के, गुब्बारों के पास लेके जाता है. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. ये सोच के लेके जाता है कि शायद वो जो ब्राइट कलर के बलून्स हैं वो उस बच्चे को शांत कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, बच्चे की अटेंशन इधर उधर कर देंगे और उसे शांत कर देंगे. Would you like a rainbow colored balloon? तुम्हें एक रेनबो कलर बलून चाहिए? He persuasively asked. वो बहुत प्यार से उसको पूछता है. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. वो अपनी आंखें जो वहां से हटा लेता है. जब वो म्यूजिक सुनने की कहता है तो कान पे हाथ रख लेता है, जब वो बोलता है ये चीज ले लो तो वो अपनी नजरें वहां से हटा लेता है. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो बच्चा, अब मतलब वो इंसान अब भी कोशिश कर रहा है कि बच्चा किसी ना किसी तरीके से मान जाए, खुश हो जाए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए ताकि मैं इससे पूछ सकूं. ठीक है, तो वो उसे कहाँ लेके जाता है? उस फ्लावर सेलर के पास. आपने देखा कि वो धीरे धीरे उन्हीं सभी जगह पर लेके जाता है जो चीजें वो अपने मम्मी पापा से डिमांड कर रहा था, लेकिन अब बच्चा उन सब चीजों को लेने से कर देता है मना. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? देखो देखो, क्या तुम इतनी अच्छी खुशबू मतलब सूंघ सकते हो इन फ्लावर्स की? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम्हें एक माला चाहिए ताकि तुम उसे अपने गले में डाल सको? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. वो बच्चा अपनी जो नाक है वहां से हटा लेता है, मतलब अपना मुंह फेर लेता है और रीआइट्रेट मतलब बार बार दोहराना, वापस से कोई चीज करना, तो वापस से सुबकियां लेना शुरू कर देता है और यही बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए और मुझे कोई भी नहीं चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो क्या करता है, उसको देखता है कि ये बच्चा तो किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है, कंसोल नहीं हो रहा है, कोई भी गिफ्ट उसे नहीं चाहिए, तो वो उसे स्वीट्स के पास लेके जाता है. स्वीट्स मतलब मिठाई वाले के पास लेके जाता है. What sweets would you like, child? कौन सी स्वीट्स तुम्हें चाहिए बच्चे? He asked the child, turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother. लेकिन बच्चा फिर से अपनी आंखें वहां से हटा लेता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है, सुबकियां ले रहा है जोर जोर से और बोल रहा है मुझे मम्मी पापा चाहिए. समझ नहीं आ रहा क्या बार बार एक ही बात बोलूं?
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिखा रहे हो, मुझे मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। तो इस स्टोरी जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है और ये लिखी थी मुल्कराज आनंद ने, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि ये बच्चों की ना आदत होती है, जो चीज़ें उनके पास ऑलरेडी होती हैं, जैसे मम्मी पापा पहले थे, ठीक है, तो उसे बाकी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अब जब मम्मी पापा नहीं है तो उसे बाकी चीज़ें भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप भी दिखाता है, एक बॉन्ड दिखाता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ क्लोज बॉन्ड। किस थीम पे बेस्ड है? बहुत क्लोज जो रिलेशन होता है हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ। The lost child forgets all about his desire and yearns deeply for his parents when he fails to find them. जो बच्चा है वो भूल जाता है पुरानी अपनी सारी इच्छाओं के बारे में और सिर्फ एक ही चीज मांग रहा होता है अपने मम्मी पापा को, जब वो उसे नहीं मिल रहे होते हैं। Everything else loses its significance. हर एक चीज जो है वो अपनी अहमियत खत्म हो जाती है, उस चीज की अहमियत कम। एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स, और सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, एक ही चीज अहमियत रखती है, वो क्या है? इज हिज विश टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। वो उसकी वो इच्छा कि वो वापस से अपने मम्मी पापा से मिल जाए। तो इसकी थीम जो थी वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, और यही थीम थी, यही चैप्टर हमने पढ़ा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर इसी बुक का स्टार्ट करेंगे। तो ये डेली स्केड्यूल है, जो डेली क्लासेस होती हैं 6 PM to 6:45 PM, 7 to 7:45 एंड 8 to 8:45 9th क्लास की, वो आप सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। क्लियर? सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। और स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको क्या दिखाया था? वीकली टाइम टेबल दिखाया था कि वीक में इतने इतने बजे कौन से दिन ये वाली क्लासेस जो हैं वो होंगी, ठीक है। तो ये रहा वो वाला टाइम टेबल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड नाइट।